मेरे यूट्यूब चैनल भारत का नया कानून में स्वागत है। आज हम इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। 498 ए दहेज प्रथा अधिनियम के लिए आईपीसी और हमारा 125 सीआरपीसी भरण पोषण संबंधी। अब ये धारा 144 रिप्लेस होगी 144 बीएनएस। ठीक, अब हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट ने किस बेस पर गाइडलाइन जारी करी, क्या मैटर था, क्यों जानकारी ऐसी सुप्रीम कोर्ट ने दी है। हुआ ऐसा कि एक युवक 2007 में शादी करता है, बहुत अच्छी फैमिली से था, अमेरिका भी गया घूमने, बच्चे वहीं पैदा हुए, यहाँ आए, ससुराल वालों को सम्मान दिया उसने, लड़के ने, और अमेरिका भी घुमाया अपने पैसों से। अब हुआ कुछ ऐसा कि उसके घर में कुछ टेंशन पैदा होनी शुरू हो गई सन 2015-16 के आसपास। जब टेंशन पैदा शुरू हो गई होनी, तो 2017 में उस लड़के ने क्या काम करा, एक दहेज प्रथा का केस लड़के के ऊपर डाल दिया और एक 125 डाल दिया। अब जब 498 ए 125 सीआरपीसी भरण पोषण का डाल दिया कि हुजूर कि मैंने इस लड़के को अमेरिका भी घुमाया, इसके पिताजी को भी अमेरिका घुमाया, और बच्चे भी हमारे अमेरिका में पैदा हुए, हमारा विदेश में घूमना आना जाना लगा रहता है, और मैंने इनके लिए कभी भी कोई चीज की कमी नहीं रखी। लेकिन इस समय मेरी परिस्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि मैं इनके जो पुराने शौक थे पूरे नहीं कर पाता हूँ। मैंने इनसे कहा कि अपना खर्चा कम करें और हमारे साथ तो चले, जो बाय जाए थी। लेकिन लड़की ने साफ मना करे, नहीं मुझे तो लाइफ स्टाइल पुरानी वाली चाहिए, बेहतरीन हुआ, कोई बात नहीं। हो गए और झगड़े पैदा हो गए, घरेलू मैटर होता है, घरेलू मैटर बढ़ते रहते हैं, कभी ये कभी वो, दुनिया भर के मैटर बढ़ते रहते हैं। तो उसने 498 दहेज प्रथा का केस डाल दिया, 125 का डाल दिया। अब दोनों की बात करते हैं, 498 ए 125 क्या कहते हैं, पहले इनके बारे में बात करते हैं, फिर बताएंगे क्या मैटर हुआ था। 498, अगर आप किसी भी लड़की से जो शादीशुदा है, पत्नी है आपकी, उससे दहेज मांगते हो या उत्पीड़न करते हो, ठीक, तो आपके ऊपर 498 लगती है। इसकी भी गाइडलाइन है कि कितने साल तक की लग सकती है। 7 साल तक के आसपास की इनकी गाइडलाइन होती है। ठीक, और 125 में ये कहते हैं कि अगर लड़का रखने से साफ मना करता है, लड़का अपनी पत्नी को रखने से साफ मना करता है, तो ऐसी स्थिति में 125 का वाद मान्य न्यायालय में दायर किया जाता है कि हुजूर ये मुझे नहीं रख रहे हैं और मेरे साथ क्रूरता कर रहे हैं, और मुझे खर्चा दिलाया जाए, मुझे और मेरे बच्चों के लिए, जो इस वाले केस में कही गई थी। ठीक, कोई बात नहीं। अब जज जो वकील साहब थे, कहते हैं एक कहावत की पहले कि एक मुंह जोड़ कर ले, एक वकील न करे। अब वो कहावत उल्टी हो गई है। लड़के पक्ष से जो अधिवक्ता थे वो मुंह जोड़ थे, कानून का उनको कोई ज्ञान नहीं था। भाई क्या कहना क्या नहीं, बस मुंह जोड़ी इनको करना है, बोलने में एक्सपर्ट थे बस। बोलने से आजकल कुछ नहीं होता। आपके अगर पास रूलिंग है, आपके पास माइंड है, सेटअप अच्छा है, तो आप जीत सकते हो किसी भी केस को बहुत आसानी से, जैसे कि इस केस में जीता गया था। अब जो वादी अधिवक्ता थे, वो दलील देते हैं कि हुजूर इस पति ने, ठीक, क्या किया, क्रूरता करी है, 498 करी है, दहेज मांगा हमसे। ठीक है जी, कोई बात नहीं, और हमें मेंटेनेंस भी नहीं दे रहे हैं, खर्चा भी नहीं दे रहे हैं, हमें अपने साथ रख भी नहीं रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब जो पति पक्ष के जो विपक्षी के अधिवक्ता थे अभी के, इन्होंने अधिवक्ताओं ने ये कहा, हुजूर एक तरफ तो हम इनके साथ अत्याचार कर रहे हैं, दूसरा ये कह रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे और हमें खर्चा दिलाया जाए, हमें रख नहीं रहे। अब इनसे ये पूछ लीजिए कौन सी बात इनकी सही है। तो वहीं पर ही इनके जजमान अधिवक्ता घूम गए कि भाई क्या कहना क्या नहीं कहना, क्योंकि कहते हैं ना कि मुंह जोड़ी हर जगह नहीं चलती आपकी, कहीं कहीं आपको नॉलेज से भी काम लेना पड़ता है, दिमाग से काम लेना पड़ता है। तो वही खेल यहाँ हुआ। आप न्यायालय में खड़े हो तो आप मुंह जोड़ी नहीं कर सकते, आपके पास स्टिक नॉलेज होनी चाहिए। जैसा आप आपको एक मिनट में फटकार लगा देंगे कि क्या लाए हो, क्या है एप्लीकेशन आपकी, क्या किस बेस पे आप लड़ रहे हो, इस बात को देखूंगा।
आप कुछ मत बोलो, बस आपकी ड्राफ्टिंग इतनी बेहतरीन होनी चाहिए कि जज साहब उसका पर्चा आदेश कर दें। इस चीज का सबसे बड़े ध्यान रखना चाहिए। ऐसे ही अधिवक्ता को नियुक्त करना चाहिए जिसकी ड्राफ्टिंग में दम हो, जो उस पार्टी को संतुष्ट कर सकता है, जज को संतुष्ट कर सकता है केवल अपनी 2 लाइनों में। ये ना कि बेवजह बात को बढ़ाया जाए। तो वही अधिवक्ता ये कर रहे थे, बात को बढ़ा रहे थे, बात को क्लोज करने की कोशिश नहीं कर रहे थे। जो क्राउड ले रहे थे कि घरेलू हिंसा हमारे साथ ऐसा ऐसा मारपीट हुई है, दहेज पे हमारे साथ ऐसा दहेज मांगा गया है, वो उस बात को स्पष्ट नहीं कर पा रहे थे कि भैया अगर हम आपसे दहेज मांगते हैं तो हम आपको अमेरिका भी घुमाएंगे, आपके पिताजी को भी अमेरिका घुमाएंगे, सभी को अमेरिका घुमा रहे हैं, और हाँ आपसे दहेज भी मांग रहे हैं। भाई कहाँ तक तक जायज बात है ये वाली बात अधिवक्ता ने कही। पति के अधिवक्ता ने विपक्षी ने, ठीक है, इसने कही कोई बात नहीं। ये कहने लगे कि हुजूर ऐसे ऐसे बात है कि हमारी शादी हुई, शुरू से तो अच्छा रखा, लेकिन उसके बाद फिर हमसे दहेज मांगने लग गए वगैरह वगैरह, दलील रखने लग गए। तो माननीय न्यायालय ने के सामने विपक्षी अधिवक्ता ने कहा कि हुजूर मेरी इनकम 1 लाख रुपए है, ठीक, मेरी इनकम 1 लाख रुपए है, मैं छुपा नहीं रहा हूँ, उसकी पक्की रिसिप्ट स्लिप दे रहा हूँ। ये खुद भी कमाती हैं, ये जो वादी हैं ये खुद भी कमाती हैं, लेकिन ये किस बेस पे 498 125 डालती हैं कि भाई हमसे दहेज मांगते हैं, इनके साथ मारपीट करते हैं। छोटी सी बात ये है। अगर मैं दहेज मांगता हूँ, ये कहते हैं कि 10 लाख 20 लाख का मुझसे दहेज मांगा, जब मैं इसको अमेरिका घुमा रहा हूँ तो मेरा 25 30 लाख रुपए का वैसे ही खर्च हो गया। भाई अमेरिका जाना और आना कोई बात बच्चों की बात थोड़ी है। 1 लाख रुपए का तो वीजा लगता होगा, और 2 3 आदमी का 5 6 लाख रुपए वीजा, और 5 6 लाख रुपए आने जाने के, यानी 10 20 लाख रुपए आपके ऐसे खत्म हो गए। और इतने रुपए में इनसे क्या मांग रहा हूँ, दहेज मांग रहा हूँ। कहाँ तक बात जायज है? तो जज साहब ने ये वाली बात संज्ञान लिया और कहा कि शादी के 9 साल बाद बिगड़े रिश्ते की वजह दहेज नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अनीश गुप्ता न्यायाधीश ने ये वाली बात कही। ठीक, इससे संबंधित वीडियो मैं आपके नेक्स्ट पार्ट में डालने वाला हूँ क्लियर के लिए। अगर कोई भी इससे संबंधित जैसे आपको किस नाम चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज तक के लिए धन्यवाद।